तो हेलो डियर फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं इस बार का डिस्कशन यूपीएससी का पेपर का बिना समय गवाए। और देयर वेर अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स विच वेर आस्क्ड, अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, डिफिकल्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और people found it very difficult in the examination hall. Even post the examination hall, even if you solve the paper, थोड़ा आसान तो लगता है, दो तीन बार देखने से और आसान लगता है। लेकिन एज वी हैव ऑलरेडी प्रिडिक्टेड इन आवर कट ऑफ दैट द पेपर वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर in last 5 years, and UPSC also dropped a hint about how they plan to make next year paper. तो लास्ट ईयर ये 2 पेयर 3 पेयर का हिंट मिल गया था। जो अगले साल का क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसमें स्टेटमेंट 1 ट्रू, 2 ट्रू एंड 2 सपोर्ट्स 1, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 इज रॉन्ग। सो बेसिकली नाउ इट विल अगेन बिकम लाइक ए सीसैट पेपर, जो उसके ऑप्शंस होंगे। हाउएवर यू मस्ट नो द स्टेटमेंट्स दैट आर देयर। So these three kind of statements can be provided. Now at the outset only, we want to communicate you a very simple thing, that if the entire paper was like 3 pair 4 pair, then you cannot expect it to work at uh, in every question without failing. मतलब अगर आपका मान लीजिए पूरा क्वेश्चन पेपर ही 4 पेयर 3 पेयर में कर दिया है, तो आपको कैसे लग रहा है कि ये जाके उस पर वर्क करेगा? वो तो फिर बेसिक ऑफ क्वेश्चंस को देखना जरूरी है, राइट? एंड दैट इज व्हाट वी विल सी। तो बहुत सारे हम लोगों ने जो आपको रूल्स बताए थे, उन सबको रूल्स को अगर सही से लगाया जाता, और रूल्स तभी लगाना है जब आपको बेसिक्स भी पता है, वो दोनों इंपॉर्टेंट है। सो योर नॉलेज प्लस रूल्स विल ऑलवेज गिव यू द एडवांटेज। ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ द रूल्स और जस्ट हैविंग द नॉलेज बेस इज गोइंग टू बी बिट इनसफिशियंट। सो हम लोग देखते हैं कि कहाँ से शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 1 सेट ए से स्टार्ट करते हैं। नाउ देखिए कि अगर इसमें, अब बहुत लोगों को क्या लगा कि 3 का है तो सीधे एक ही सही होगा। नहीं यार, ये तो 3 का क्वेश्चन ही दिया है, जो 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है जनरली, उसी को बस उसने रीपैकेज कर दिया है। तो दिस रीपैकेजिंग इस बार जो बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसमें आपको समझना चाहिए कि जब रीपैकेजिंग पूरा पेपर ही रीपैकेज्ड हो गया, तो हम लोगों को क्वेश्चंस के और भी जो रूल्स होते हैं और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थे उसके साथ खेलना चाहिए था, और उसे समझ में आना चाहिए था। तो यहाँ पे जैसे देखिए डायरेक्टली फिट्स, ये जो वर्ड है डायरेक्टली फिट्स कृष्णा, ये पासेस थ्रू एक जेनरिक स्टेटमेंट है। डायरेक्टली फिट्स वाला जो वर्ड है उसके चांसेस गलत होने के अधिक हैं। एनफॉर्म्ड कन्वर लेक, अगर मुझे एग्जाम में लगाना होता और मैंने जो लगाया था ये मेरा सही हुआ था, जब मैंने डायरेक्टली फिट्स को मैंने गलत किया, दूसरा मेरे पास क्या इसमें और था, तो या तो टू ओनली होगा इसका, ओनली टू, या क्या होगा, तीनों स्टेटमेंट गलत दिया होगा, मतलब तीनों के फैक्ट्स इसमें गलत होंगे। तो इसका अगर रूल बेस्ड भी अगर आपको ऑप्शन लगाने थे, तो इसका आंसर होगा बी, ओनली टू। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि इसका आंसर जो आंसर इसका बी है सेकंड क्वेश्चन का। मैं आपको रूल बेस्ड बताऊंगा, आंसर्स की तो आप मिला ही सकते हैं यहाँ से। अगर आप इस पे रूल लगा रहे होते तो मेरे हिसाब से इसमें तीनों में आपको गलती कर देना चाहिए था, मतलब ऑल थ्री आर गिवन, क्योंकि रूल कहता है कि फर्स्ट लार्जेस्ट ये सब गलत होता है, लेकिन इसका आंसर रूल को कंफ्लिक्ट कर जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आसान था, क्यों? क्योंकि देखिए महुआ, टीक और जैक फ्रूट ये तीनों हम लोगों को पता है। मेरे लिए ये भी इसलिए भी आसान था क्योंकि हम डिसिडुअस इन्वायरमेंट में ही हम लोग रह रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कटहल का जो पेड़ होता है या जैक, उसका पत्ता नहीं सूखता है। बाकी सब महुआ और टीक का हम लोग देखते हैं कि ये होता है। तो इसका आंसर आप आसानी से डिसिडुअस ट्रीज का ओनली टू आ जाता है इसका आंसर। चौथा जो क्वेश्चन था, अगेन इट वाज एंटी रूल। कैसे, क्या किया यूपीएससी ने? तीसरा क्वेश्चन आंसर सबको पता है कि ये ऑप्शन गलत है। एवरेज प्रोडक्टिविटी चाइना का हमेशा अधिक रहेगा। इंडिया का ज्यादा एरेबल एरिया है चाइना से, ये भी लगभग सब लोगों ने सही गेस किया। यहाँ पे दिक्कत था, प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इन इंडिया इज मोर कंपेयर टू चाइना। ये वैसा था कि चाइना चूंकि हम लोग को ज्यादा पॉपुलेशन में बड़ा दिखता है, एरिया में बड़ा दिखता है, लेकिन चाइना में जो डेजर्ट एरिया है वो काफी बड़ा है। सो इरिगेटेड एरिया इसमें छोटा निकल गया। सो मैं एग्जामिनेशन हॉल में इसको आप सही कर दें ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज एन इजी क्वेश्चन, जो हम लोग बताए थे मार्शलैंड या इस तरह का रिपीटेड फॉल। मैंने 2-3 बार आप लोगों को इस चीज को बताया था कि उसमें वही ऑप्शन पे जाइए जो आपको आता है, जो आपको लगता है मोस्ट प्रोमिनेंट है, क्योंकि ये बार बार बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल, मतलब कोई बड़ा एग्जाम्पल होगा उसी का जिक्र कर रहे होंगे ना। मैंने तो पहली बार माराकनम सॉल्ट और नापुडा स्वाम्प सुना है।
सो दिस वाज समथिंग जो सुने हैं, मैंने बताया था कि एग्जॉटिक ऑप्शन पे नहीं, जो सुने हैं जो पढ़े हैं उस पर ट्रस्ट कीजिए। तो रैन ऑफ कच्छ भी एक मार्शलैंड है, ये हम लोग कई बार से जानते थे, ये भी मेरा जब अटेम्प्ट करा था तो सही हुआ था। भीतरकनिका मैनग्रूव है, और ये बेस्ट ऑफ ये नहीं है, रिपीटेड फॉल इन द सी लेवल पे तो नहीं लगता है कि कभी ऐसा सुने हैं कि भीतरकनिका मैनग्रूव को लेके उसको सुने हैं, पर इसको लेके नहीं सुने हैं, ठीक है ना। इलिमिनेट एंड ड्यूटाइल जो अगला क्वेश्चन आया था, कोस्टल ट्रैक्ट्स में जो पाया जाता है वो रिच सोर्स ऑफ क्या है। ये भी बहुत आसान सवाल था। क्यों आसान था भाई, कोस्टल का रिच सोर्स किसका है, ये जो दो एलॉय, अगर हम लोग एल्यूमिनियम और कॉपर और आयरन का, काफी लोग फर्माइट ये सब हम लोग एलॉय तो पढ़े ही हैं। दूसरा क्या था कि झारखंड में या कोई भी जगह पे ये सब पाया जाता है जहाँ कोस्टल है ही नहीं। एल्यूमिनियम यहाँ पे हिंडाल्को में, देन कॉपर का माइंस है, आपका आयरन का माइंस है चाईबासा में। सो इन रीजन्स में कहाँ कोस्टल है। सो एक तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, जो हम पढ़े हैं सुने हैं उस पर हमको पूरा भरोसा है कि नहीं इसमें नहीं है। ये सारी चीजें तो कोस्टल एरियाज की बात हो रही है, इसीलिए इसका आंसर था टाइटेनियम। क्योंकि अगर ये हम लोग पढ़े होते तो कहीं ना कहीं हमको मालूम ही होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन ऑफ रूल है। देखिए, मैं सेवन्थ और एट्थ को क्यों एक साथ ले रहा हूँ, कॉन्गो बेसिन इसमें दिया हुआ है। ये हर बार यूपीएससी करता है और हम लोग हर बार आपको बताते हैं कि कोई एक ऐसा आंसर होगा जो कि क्वेश्चन में ही, अगले क्वेश्चन या उसमें रहता है, और हर 2-3 साल में आप देखिएगा ये आता है, उसी का अगला क्वेश्चन उसका आंसर होता है। इसमें कॉन्गो था और अगला क्वेश्चन कॉन्गो से ही था, तो इसका आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को एग्जाम में छोड़ देना चाहिए, आपसे नहीं हिल पाएगा, किसी को नहीं पता इसका कैसे आंसर आना है, तो एग्जामिनेशन में लीव करने लायक था। 9 में अगेन हम लोग अगर रूल बेस्ड लगाएं, तीनों इसमें डेटा दिया हुआ है, मैंने वही बताया था कि डेटा अगर है, सॉरी फैक्ट्स है तीनों, और छोटा फैक्ट है, स्मॉल फैक्ट एस एफ है, बी एफ अगर बड़ा फैक्ट होता है फैक्ट को भी और जस्टिफाई करने के लिए तो, सॉरी, हाँ, तो वो गलत होता। अगर डेटा बड़ा होता तो भी वो गलत होता। फैक्ट्स हमेशा जनरली गलत होंगे अगर बहुत सारा ये चल रहा है तो इसका तीनों फैक्ट है देखिए, और प्लस ये भी है सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट। मैंने आपको ये चीज़ बताया है कि ये सब हमेशा गलत होगा, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, सब क्या है कि सुपरलेटिव वाला जो उसके साथ कीवर्ड जुड़ा रहता है, तो फैक्चुअली स्टेटमेंट्स गलत होते हैं, तो इसका आंसर नन होना चाहिए था कायदे से। तो अगर आपको एग्जाम में लगाना भी है तो नन, यहाँ पे भी रूल सही हो जाएगा। अगेन तीनों में बड़ा बड़ा इस तरह का लिख दिया है फैक्चुअली, देखिए एक लाइन से बड़ा है, 3 लाइन का सब है, 2 लाइन 3 लाइन का, ये भी आपका गलत हो जाएगा नन। इसका भी आंसर आपका सही हो जाएगा अगर आप इसको लगाते हैं। ये वाला देखिए रूल से गलत हो जाएगा, लोग कहेंगे कि सही होगा लेकिन गलत हो जाएगा। पहला इसका ऑप्शन सही था कि भाई यूरेनियम डिपॉजिट है, फिर भी ये डिपेंड तो हम करते हैं इक्वल पे। दूसरा क्या था कि एटलीस्ट लिख दिया था 60%। ना एटलीस्ट 60% में कभी कभी जो एटलीस्ट वर्ड रहता है इस तरह का सही होता है जनरली ये लाइन। लेकिन दिक्कत क्या है इसमें, 60% यूरेनियम बहुत होता है। उसको तो आप सोचिए यूरेनियम, वही मैं सोच रहा हूँ आपको थोड़ा बेसिक कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि 60% यूरेनियम अगर किसी में इतना ये होगा तब तो भाई वहां पे पूरा रेडिएशन फैल जाएगा। कुछ उतना प्योर तो और में होता ही नहीं है, कोयला वगैरह भी कितना कम परसेंटेज प्योरिटी का होता है। तो ये बहुत बड़ा डेटा दिया हुआ था एटलीस्ट के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा सी, और यही भविष्य है यूपीएससी का। इसी तरह के क्वेश्चन अब आने वाले हैं जैसा क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 भी देखिए एंटी रूल नहीं है, बिल्कुल रूल्स को और थोड़ा कॉन्सेप्चुअली सोचने में। मार्सुपियल्स आपने भी कभी देखा पढ़ा है कि इंडिया में, लेकिन यहाँ नॉट वर्ड था, तो चलिए भाई यहाँ एक प्रॉब्लम था। और दूसरा, कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रीडेटर्स। अब देखिए दोनों में नो वर्ड है, और जो स्टेटमेंट 2 है जो उसमें कैन ओनली भी है, मतलब 2 बार उसको एक्सट्रीम किया जा रहा है, तो ज्यादा एक्सट्रीम वर्ड स्टेटमेंट ये है। अगर ये गलत हो जाएगा तो आंसर आपका सीधे आ जाएगा 12 का सी। बात समझ रहे हैं। 13 में आइए, इन्वेसिव स्पीसीज इज अ ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज डेटाबेस। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटाबेस एक ही बनाता है ऑर्गेनाइजेशन, और मैंने फिर वही बोला है कि स्पीसीज वगैरह का कौन बनाता है कि ये इंडेंजर्ड है कि क्या है। आईयूसीएन हम लोग पढ़ते हैं, आईयूसीएन का जो लिस्ट होता है। तो मैंने भी जब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, वी ऑल्सो थॉट कि भाई जो जानते हैं हम लोग उसी पे स्टिक करेंगे, कोई इधर उधर का इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम एग्जाम में छोड़ देते। इसका नहीं पता भाई कि नॉक्टोरियल कौन है, एक तो पता था, दूसरे पे कंफ्यूजन था। इसका आंसर बी है, 2 था। देन डांस जो करता है वो मालूम था भाई, हनी बीज डांस करते हैं, ये बहुत लोगों को पता होता है। सम मशरूम पिछले बार गुकी आया था, तो इस बार सम मशरूम का क्वेश्चन आया था। साइंस एंड टेक का था, सम सम चारों में था, सही होगा। उसके बाद इस पे भी देखिए डिबेट है इंडियन स्क्विरल्स में कुछ लोगों को, हम लोगों के हिसाब से भी इंडियन स्क्विरल्स के सारे ऑप्शन सही हैं। साइंस एंड टेक का भी है, उस टाइप का है, तो इसमें कुछ गलत होने का दिख नहीं रहा है, तो ऑल 3 है।
देन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सम इसके कारण भी ये सही हो जाता। देन इसमें देखिए रूल कैसे काम करता। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, फिशिंग कैट दो थे